एक वक्त था जब मुंबई की गलियों पर किसी एक का नहीं बल्कि कई गैंगस्टर्स का राज था। पर फिर सब कुछ बदल गया। एक ही शख्स, एक ही किंगपिन और पूरा शहर उसके इशारों पर। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ और कैसे मुंबई अंडरवर्ल्ड हमेशा के लिए बदल गया। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 70s के दौर में। सवाल ये है कि उस वक्त मुंबई पर असल में राज कौन कर रहा था? कौन थे वो लोग जो पर्दे के पीछे से इस पूरे शहर को चला रहे थे? तो देखिए, उस वक्त मुंबई पर 3 पुराने खिलाड़ियों का कब्जा था। 3 बादशाह, करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार। ये शहर के बेताज बादशाह थे। लेकिन फिर डोंगरी की गलियों से एक नया, जोश से भरा लड़का सामने आया, जिसके सपने इन तीनों से भी बड़े थे। नाम था दाऊद इब्राहिम। कई सालों तक इन तीनों बादशाहों ने मुंबई को आपस में बांट रखा था। एक साइलेंट अग्रीमेंट था, समझ लीजिए, कि भाई तुम्हारा इलाका ये, मेरा ये, कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाएगा। सब कुछ शांति से चल रहा था। तो करीम लाला, जिसे पठान डॉन भी कहते थे, वो वसूली और जुए का काम देखता था। हाजी मस्तान स्मगलिंग का किंग था। समुंदर के रास्ते आने वाला हर माल उसके कंट्रोल में था। और तीसरा वरदराजन मुदलियार, साउथ इंडियन बॉस, जिसका राज था अवैध शराब के धंधे पर। तीनों ने अपना अपना एम्पायर सेट कर रखा था। लेकिन जब ये तीनों अपने अपने राज में मस्त थे, डोंगरी में एक लड़का बड़ा हो रहा था। इसकी आंखों में अलग ही आग थी। ये था दाऊद इब्राहिम कास्कर, जिसने अपने बड़े भाई शब्बीर और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक नई गैंग बना ली थी। अब दाऊद के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इन 3 शेरों के बीच में वो अपनी जगह कैसे बनाएगा। उसे बस एक ही रास्ता दिखा, किसी बड़े डॉन से पंगा लो, उसकी गैंग से लड़ो और अपना हिस्सा छीन लो। ये एक ऐसा जुआ था जिसमें या तो वो बादशाह बनता या उसकी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। और दाऊद ने वही किया। उसने सीधा हाजी मस्तान के इलाके में दखल देना शुरू कर दिया। ये बात मस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपने दोस्त करीम लाला की पठान गैंग को इशारा किया और उन्होंने दाऊद के आदमियों की ऐसी धुलाई की कि सब याद रखेंगे। और बस यहीं से मुंबई की सड़कों पर खून खराबे का एक नया दौर शुरू हो गया। अब दाऊद को समझ आ गया कि छोटा मोटा पंगा काम नहीं करेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसने एक बड़ी डकैती प्लान की। लेकिन इस घटना ने उसे एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। यहां से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। तो दाऊद को खबर मिली कि हाजी मस्तान के 5 लाख रुपए एक टैक्सी से जा रहे हैं। उसने अपने लड़कों के साथ टैक्सी रोकी और सारे पैसे लूट लिए। लेकिन यहाँ किस्मत ने खेल खेला। वो पैसे मस्तान के नहीं बल्कि एक बैंक के निकले। और इस केस की जांच किस पर आई? दाऊद के अपने पिता, हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर। उन्होंने दाऊद को पकड़ा, खूब पीटा, लेकिन फिर थाने में एक डील हुई। दाऊद पुलिस का मुखबिर बनेगा और पठान गैंग की सारी खबर पुलिस को देगा। पुलिस को लग रहा था कि वो दाऊद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में खेल दाऊद खेल रहा था। वो एक ऐसे सांप की तरह था जो अपने ही बिल में बैठकर मुंबई पुलिस को कठपुतलियों की तरह नचा रहा था। अपने सबसे बड़े दुश्मन पठान गैंग को पुलिस के हाथों ही एक एक करके कमजोर कर रहा था। ये खेल सालों तक चलता रहा। दाऊद की डी कंपनी लगभग उतनी ही पावरफुल हो गई जितनी पठान गैंग थी। पर पठान गैंग वो चुप बैठने वालों में से नहीं थी। अब ये गैंग वॉर एक पर्सनल दुश्मनी, एक बेहद क्रूर इंतकाम में बदलने वाली थी। साल था 1981। पठान गैंग ने मान्या सुर्वे के साथ मिलकर दाऊद के बड़े भाई शब्बीर कास्कर की एक पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े हत्या कर दी। बस ये वो लम्हा था जिसके बाद दाऊद के लिए सब कुछ बदल गया। वापसी के सारे रास्ते बंद। अब ये लड़ाई सिर्फ पावर की नहीं, खून का बदला खून की थी। इस घटना के बाद दाऊद का मकसद बदल गया। अब उसे पावर नहीं चाहिए थी, उसे बस इंतकाम चाहिए था। अपने भाई की मौत में शामिल हर एक शख्स को चुन चुन कर खत्म करना, यही उसका नया मिशन बन गया था। और फिर शुरू हुआ इंतकाम का सिलसिला। पहला निशाना अमीरजादा। मुंबई सेशन कोर्ट के अंदर सबके सामने गोली मार दी गई। दूसरा मान्या सुर्वे, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। और तीसरा समद खान, एक होटल की लिफ्ट में गोलियों से भून दिया गया। जो बाकी बचे या तो वो भी मारे गए या शहर छोड़कर हमेशा के लिए भाग गए। दाऊद की हिट लिस्ट अब पूरी तरह खाली थी। उसके भाई का एक भी कातिल जिंदा नहीं बचा था। बदला पूरा हो चुका था।
लेकिन दाऊद के अंदर की आग अभी भी जल रही थी। कातिलों को मारने के बाद भी दाऊद शांत नहीं हुआ। उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ बदला नहीं लेगा, वो पूरी पठान गैंग को ही जड़ से उखाड़ देगा। अब उसका अगला टारगेट गैंग के सरगना, उसकी लीडरशिप थी। ये इंतकाम की आग आखिरकार डी कंपनी के उदय की कहानी बन गई। अपने भाई की मौत का बदला लेते लेते दाऊद ने अनजाने में अपने सारे दुश्मनों को साफ कर दिया और मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपनी इकलौती बादशाहत कायम कर ली। देखिए, 1981 में शब्बीर की हत्या हुई। 1984 तक समद खान खत्म हो चुका था और फिर 1987 में दाऊद ने करीम लाला के भाई रहीम खान की भी हत्या करवा दी। ये पठान गैंग के ताबूत में आखिरी कील थी। 80s का दशक खत्म होते होते पठान गैंग का नामो निशान मिट चुका था। तो अब मुंबई की नई सच्चाई ये थी। पुराने डॉन, मस्तान और लाला अब बहुत कमजोर हो चुके थे। पठान गैंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और डी कंपनी अब मुंबई की अकेली और सबसे बड़ी ताकत थी। दाऊद इब्राहिम अब मुंबई अंडरवर्ल्ड का सिर्फ एक डॉन नहीं, बल्कि इकलौता बादशाह था। लेकिन क्या यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। असल में यहाँ से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यही दाऊद आगे जाकर अपने ही खास आदमी छोटा राजन और अरुण गवली से भिड़ने वाला था। मुंबई अंडरवर्ल्ड का असली खेल तो अभी शुरू होना था।